दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर 0 के आसपास रहता हो, जहां साल के आधे समय सड़कें स्नो से ढकी रहती हो, जहां काम करने वाले लोगों के सर पर पक्की छत ना हो। ऐसी कंडीशंस में एक ऐसी टनल बनाई गई जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अटल टनल की। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस टनल के कंस्ट्रक्शन के दौरान ऐसी चैलेंजेस आई थी जो पूरे प्रोजेक्ट को स्टॉप करा सकती थी। जहां इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एक्सपर्ट्स टनल अलाइनमेंट को चेंज करने की सलाह देते थे, वहीं पे इस प्रोजेक्ट टीम ने कैसे ढूंढा होगा इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बिना टनल के अलाइनमेंट को चेंज किए। आइए इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को समझते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि क्यों यह टनल खाली वहां के लोकल रहवासी के लिए नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के लिए भी एक वरदान साबित हुई है। दोस्तों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड एक 9 किलोमीटर लंबी हाईवे टनल है जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, 10,000 फीट के ऊपर। ये टनल मनाली को कीलांग से होते हुए लेह से जोड़ती है। ये टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है, इसीलिए इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया है। ये टनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आए हुए स्पेशल फोर्सेस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है। ये टनल हिमालयस के पीर पांजल रेंज में स्थित है। इस टनल का साउथ पोर्टल मनाली से करीब 25 किलोमीटर दूर 3060 मीटर पर लोकेटेड है, जबकि नॉर्थ पोर्टल 3071 मीटर पर स्थित है। ये टनल करीब 10.5 मीटर चौड़ी है और इस टनल के नीचे एक और टनल बनाई गई है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी पर्पस में किया जा सके। ये टनल प्रतिदिन 3000 कार और 1500 ट्रक को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हैंडल कर सकती है। इस टनल का इनॉग्रेशन अक्टूबर 3, 2020 को हुआ था और इस टनल को बनाने के लिए करीब 3200 करोड़ रुपए लगे थे। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को लगता है कि इस टनल की कहानी शुरू होती है साल 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कंस्ट्रक्शन को शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था। लेकिन इस टनल का सपना बहुत पहले से ही देखा गया था। इसके प्लानिंग और सोच के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है जो आपने शायद ना सुनी हो। आइए इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, ये बात साल 1942 की है, जब डॉक्टर जी.बी. ऑडेन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ सर्वे कर रहे थे। तब उन्होंने चंद्र नदी के पानी को 20 रिवर तक डाइवर्ट करते हुए एक टनल बनाने का आइडिया प्रपोज किया था। उसके बाद साल 1983 में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखते हैं जिसमें एक हाईवे टनल बनाने का आइडिया प्रपोज किया था ताकि लाहौल और स्पीति के साथ एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाई जा सके। फिर फरवरी 1984 में प्लानिंग कमीशन और BRDB यानी कि बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड ये डिसाइड करते हैं कि मनाली से सरचू तक के रोड को BRDB प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा ताकि इस रोड को बेहतर बनाया जा सके। उसके साथ ही ऑल वेदर रोड के आइडिया को भी कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रपोज किया था कि टनल कंस्ट्रक्शन के सर्वे को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस सर्वे की रिस्पॉन्सिबिलिटी GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई थी। उसके ठीक एक साल बाद GSI एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल लोकेशंस प्रेजेंट किए गए थे। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके चाइल्डहुड मित्र कुछ और मित्रों के साथ दिल्ली आते हैं इस टनल कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करने के लिए। और कई डिस्कशंस के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी साल 2000 में अनाउंस करते हैं कि मनाली से लेह को जोड़ती हुई एक टनल बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को सौंपी गई थी। ये प्रोजेक्ट की डिजाइन स्मेक यानी कि स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने की थी और इस टनल का कंस्ट्रक्शन इंडिया की एफकॉन्स और ऑस्ट्रिया की स्ट्राबेग ने किया था। दोस्तों, ये टनल खाली टाइम नहीं बचाती बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती है। इस टनल के कंस्ट्रक्शन से पहले यदि आपको मनाली से ले जाना हो तो आपको रोहतंग पास होते हुए जाना पड़ता था। रोहतंग पास के नाम से ही पता चलता है कि वो कितना खतरनाक है। रोहतंग यानी कि लाशों का ढेर, पाइल ऑफ डेड बॉडीज। एक ट्रैवलर का ग्रुप लेह से मनाली आ रहा था रोहतंग पास होते हुए। क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड थी तो उनके कार का पिछला टायर गोल तो घूम रहा था पर कार मूव नहीं हो रही थी। तब उन्हें लगा कि उनको शायद धक्का मारना पड़ेगा। बहुत ज्यादा धक्का मारने के बाद भी वो कार वहां से 1 इंच भी मूव नहीं हुई। ये इंसिडेंट एक लोकल ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया और वो तुरंत हेल्प ऑफर करने आया। क्योंकि लोकल ड्राइवर एक्सपीरियंस था तो वो कार को कंट्रोल तो कर सका पर वो बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं कर सका क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। और दोस्तों, जब आप ऐसी कंडीशंस में कार रोकते हो तो फिर से चालू करना एक और बड़ी समस्या बन जाती है। मनाली अभी इनसे 50 किलोमीटर दूर था। इन लोगों ने 4 घंटे में खाली 500 मीटर का फासला ही तय किया था। तब उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उनका जिंदा बचना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वहां बहुत जबरदस्त ठंड थी। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इस कार को रोहतंग पास पर छोड़ के मनाली की ओर पैदल चल पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगने के बाद एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट दी। दोस्तों, ये रोहतंग पास साल के 6 महीने तो बंद रहता है हेवी स्नो की वजह से। इसके कारण लेह की कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश की निचली एरिया यानी मनाली से डिस्कनेक्ट हो जाती है
उन तक बेसिक एमिनिटीज यानी कि फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ये अटल टनल सिर्फ लोकल्स के लिए नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हुई है। अगर इंडियन आर्मी को नॉर्थ में ऑपरेशंस इफेक्टिवली करने हैं तो उन्हें सियाचिन बेस का एक्सेस बहुत ही आवश्यक है। सियाचिन बेस से फूड, ट्रूप्स और रीइंफोर्समेंट भेजे जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर तक। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहां से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान पे नजर रखता है ताकि वो बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट ना करे। अटल टनल की कंस्ट्रक्शन से पहले अगर इंडियन आर्मी को लेह तक जाना होता था तो उनको या तो रोहतंग पास होते हुए जाना पड़ता था जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और रिस्की था, या फिर ये सारे आइटम्स एयर ड्रॉप करवाने पड़ते थे जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और इम्प्रैक्टिकल था। अटल टनल के कंस्ट्रक्शन के बाद कोई भी इंसान मनाली से लेह 4 से 5 घंटे जल्दी पहुंच सकता है। इसीलिए दोस्तों या तो वो लोकल हो या फिर वो आर्मी, ये टनल इन सभी लोगों की एक लाइफलाइन साबित हुई है। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है इस टनल का एस्टिमेटेड कॉस्ट शुरुआत में 500 करोड़ था और ये टनल पहले 7 साल में कंप्लीट करने वाले थे। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण 500 करोड़ का प्रोजेक्ट 3300 तक पहुंच गया? दोस्तों इस टनल के कंस्ट्रक्शन में NATM यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया था। पर कंस्ट्रक्शन से पहले जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है टनल सेस्मिक प्रोफाइलिंग जैसी मेथड से। ये मेथड में या तो हैमर ब्लोस के जरिए या फिर एक्सप्लोजिव्स के साथ सेस्मिक साउंड जनरेट किया जाता है। ये साउंड पत्थर से टकरा कर वापिस आता है जिसको इंजीनियर्स रिकॉर्ड करते हैं। इस स्टडी के आधार पर कौन सी टनलिंग मेथड इस्तेमाल की जाएगी, कौन से सपोर्ट स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट में NATM मेथड यूज करने के पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। टनल बोरिंग मशीन जैसी मेथड्स तो बहुत ही सिंपल है पर वो पहाड़ जैसे एरियाज में यूज नहीं की जा सकती। टनल बोरिंग मशीन की डिजाइन की जाती है कंसिस्टेंट कंडीशंस के आधार पर पहाड़ी इलाका तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अगर यहाँ TBM जैसी मेथड्स इस्तेमाल की गई तो TBM मशीन के कटर हेड डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों NATM मेथड TBM से अलग है क्योंकि ये रिलाई करती है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पे। सबसे पहले मशीन के जरिए पत्थर में होल किए जाएंगे और इन होल्स में एक्सप्लोजिव्स फील किए जाएंगे, फिर ब्लास्टिंग होगा और जो पत्थर टूटे उन पत्थरों को साफ किया जाएगा। इस क्लीनिंग प्रोसेस को मॉकिंग कहते हैं। इसके बाद टनल की दीवार और रूफ को स्टेबिलिटी दी जाएगी स्टील रिब्स और रॉक बोर्ड्स के जरिए। पर कहा जाता है ना दोस्तों, चीप इज नॉट द बेस्ट एंड द बेस्ट इज नॉट ऑलवेज चीप। इस टनल के कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे जिनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज था सीरी नाला फॉल्ट जोन, जहां पूरे कंस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए 10 साल लग गए थे। वहीं पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स को 4 साल से ज्यादा लग गए थे। दोस्तों एक्चुअली में टनल के ऊपर से एक स्ट्रीम बहती थी जिसने इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। जब स्टार्टिंग पॉइंट से 1.8 किलोमीटर दूर ब्लास्टिंग की गई तो ये स्ट्रीम का बहुत सारा पानी अंदर आ गया और इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे कंकर और बहुत कीचड़ भी अंदर आ गया। ये सिरी नाला फॉल्ट जोन की लंबाई करीब 587 मीटर थी और चौड़ाई 200 मीटर के आसपास थी। इस सिरी नाला फॉल्ट जोन के कारण इंजीनियर्स 2 दिन में सिर्फ आधे मीटर तक का ही एक्सकेवेशन कर पाते थे और फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ा तो ये काम भी रुक गया था। कई एक्सपर्ट से जब सलाह ली गई तो इन सभी लोगों ने एक ही चीज कही, टनल के अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। पर दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ चाह है वही राह है। एक तरफ प्रॉब्लम्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं पे BRO के इंजीनियर भी डट के खड़े थे। ट्रायल एरर करते करते उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया था। इंजीनियर्स का सबसे पहला टास्क था अंदर आते हुए पानी और कीचड़ को रोकना। इसके लिए उन्होंने सैंड बैग्स यानी कि रेती से भरे बैग्स का इस्तेमाल किया। जिस जगह से पानी आ रहा था उन जगहों पे ये बैग्स प्लेस किए गए। क्योंकि ये बैग्स नीचे ना गिरे उसके लिए उन्होंने शॉर्टकटिंग किया, आसान भाषा में कंक्रीट स्प्रे किया ताकि ये बैग्स एक हार्ड सरफेस पे रेस्ट कर सके। इसके बाद इंजीनियर्स को जानना था कि पहाड़ के फेस पर अभी कितना पानी और प्रेजेंट है। इसके लिए उन्होंने 3 छोटे होल्स किए। जब पता चला कि और पानी प्रेजेंट है तो उन्होंने पहाड़ की फेस पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे होल्स किए और इन होल्स में परफोरेटेड पाइप्स इंस्टॉल करी। पानी इन परफोरेटेड पाइप्स के जरिए ड्रेन हो गया और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बिल्डअप रिड्यूस हो गया। इसके अलावा टनल की छत को मजबूत करने के लिए पाइप रूफिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। आसान भाषा में टनल की रूफ पर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स किए और इन होल्स में परफोरेटेड पाइप्स इंस्टॉल करी। ये पाइप्स ऊपर से आने वाले लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है और टनल के कमजोर मटेरियल को जकड़ के रखती है। इन पाइप्स में सीमेंट ग्राउटिंग भरी गई। आसान भाषा में सीमेंट, केमिकल और पानी का मिक्सचर भरा गया। ये ग्राउटिंग मिक्सचर पाइप्स के थ्रू होते हुए टनल की दीवारों में गया और दीवारों को मजबूती और स्टेबिलिटी दी। आखिर में जब एक्सकेवेशन हुआ तो उन्होंने बहुत छोटे एरिया से शुरुआत करी ताकि इस एक्सकेवेशन का इम्पैक्ट टनल की स्टेबिलिटी पर ना हो। दोस्तों इस स्पॉट जोन के अलावा इंजीनियर्स का एक सबसे बड़ा चैलेंज था इस स्ट्रक्चर को एवेलांच से बचाना। इसके लिए उन्होंने माउंटेन के स्लोप पर स्नो फेंसिस स्ट्रेटेजिकली प्लेस करी। ये स्नो फेंसिस
एवेलांच फोर्स को और ऊपर से आते हुए स्नो को कंट्रोल कर कर डाइवर्ट करते हैं। दोस्तों, जब टनल का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो रोहतंग पास हाईवे पर सुबह के समय बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। इसके कारण इंजीनियर्स जब अपना मटेरियल ट्रांसफर करते थे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। इस टाइम को कम करने के लिए इंजीनियर्स रात में मटेरियल ट्रांसफर करते थे, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की था। दोस्तों, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट टीम ने इन सारे चैलेंजेस का डट के सामना किया है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, ये अटल टनल में हर 60 मीटर पे फायर हाइड्रेंट, हर 150 मीटर पे टेलीफोन बूथ, हर 250 मीटर में सीसीटीवी कैमरा, एक सेफ्टी टनल इमरजेंसी के लिए और एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम्स मौजूद है। इन्हीं सारे बेनिफिट्स और फीचर्स के कारण चाहे वो इंडियन आर्मी हो या फिर लोकल रहवासी और या फिर टूरिस्ट, ये टनल इन सभी के लिए एक वरदान साबित हुई है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये सिंप्लीफाइड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कौन से प्रोजेक्ट पर नेक्स्ट केस स्टडी बनानी चाहिए। बुलेट ट्रेन के बारे में आसान भाषा में जानने के लिए मेरा ये वीडियो देखिए। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सके। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।